हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं खालिस्तानी उग्रवाद नेटवर्क के बारे में। खासकर जो है कनाडा में इस प्रकार की चीजें होती रहती हैं। स्टार्टिंग में ऐसा था कि जब इसकी शुरुआत हुई थी तो भारत भी प्रभावित था, लेकिन जो है अगर आप खालिस्तान की बात करेंगे, खालिस्तानी जो भी उग्रवादी नेटवर्क है उसकी जब बात करते हैं तो बोलते हैं कि भाई नेटवर्क ज़्यादातर जो है कनाडा में है और विदेशों में आपको देखने को मिलेगा। भारत जो है लंबे समय से मांग कर रहा था कनाडा से कि इसको जो है प्रतिबंधित कर दो, ये एक आतंकवादी ग्रुप है या आतंकवादी संगठन है, लेकिन कनाडा ने इस पर जो है कोई सख्त कदम तब नहीं उठाया था। अब ये न्यूज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब कनाडा भी मानता है कि ये संगठन क्या कर रहा है, आतंकवादी गतिविधियों को प्रमोट कर रहा है। पूरे विश्व में अलग अलग जगहों पर जो है बहुत सारे नेटवर्क बना रखे हैं। एक 5 आई संगठन है। 5 आई संगठन जो है इसको कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है। इसकी जो भी गतिविधियां हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की होगी, आतंकवाद को प्रमोट करने की होगी, उन सबको कंट्रोल करने का प्रयास कर। तो हम सारा पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत जो इतिहास है जो है खालिस्तानी जो कह सकते हैं उग्रवाद जो नेटवर्क है उसके बारे में बात करेंगे कि आखिरकार ये आया क्यों और कहाँ से आया था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सबको पता है इस प्रकार की चीजें जो है चलती रहती हैं। और इस संगठन से जुड़े हुए लोगों ने भारत में स्टार्टिंग में पंजाब में बहुत सारे बड़े स्तरों पर जो है हमले हुए हैं, बहुत सारे लोगों की जानें भी गई हुई हैं। तो पहले हम बात करें चर्चा में क्यों है, तो इम्पोर्टेंट है कि कनाडा ने पहली बार आधिकारिक तौर पर यह मान लिया है कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में बीकेआई और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन, इन दोनों का निर्माण 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हो गया उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे थे, खासकर पंजाब का यूथ हो गया, किसान हो गए, और भी लोग थे जो कि राजनीतिक रूप से और जो आर्थिक शोषण या बहुत सारे कारणों की वजह से सरकार से असंतुष्ट हो गए थे। और जब हम पता है कि जब कोई समाज का एक ग्रुप सरकार से असंतुष्ट हो जाता है तो वो अलगाववाद की मांग करता है। उसके बाद जब 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया तो इस संगठन को और भी लगा कि शायद जो है हमें दरकिनार किया जा रहा है या हमारी जो है पहचान वो खतरे में है। उसके बाद तो आपने बहुत सारी घटनाओं के बारे में पढ़ा ही होगा, भारत में भी हुई है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग देशों में भी घटनाएं हमें देखने को मिली, लेकिन फाइनली इनको जो है प्रतिबंधित करके जो है इनको अलगाववाद और हिंसा को भड़काने वाला या बढ़ावा देने वाला ग्रुप जो है इसने फाइनली मान लिया है। रिपोर्ट में कहा गया कि इनकी गतिविधियां कैसी हैं, भारत के खिलाफ हैं। आपने देखा ही होगा भारत के खिलाफ ज्यादातर जो है नारे वगैरह लगाए जाते हैं इनके द्वारा। इनका असर कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति पर भी पड़ रहा है और इसी के चलते भारत और कनाडा के रिश्ते जो है लगातार खराब होते दिखाई दे रहे थे। अब ऐसा मानना है कि जब इन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है तो शायद भविष्य में भारत और जो है कनाडा के रिश्ते थोड़े से अच्छे हो सकते हैं। अब कनाडा ने 5 आईज गठबंधन है जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है, न्यूजीलैंड, अमेरिका और कनाडा से खालिस्तानी नेटवर्क की धन उगाही दुष्प्रचार गतिविधियां पर जो है कड़ी कार्यवाही की अपील की गई है। ये 5 आई मतलब 5 कंट्रीज के एक तरीके से इंटेलिजेंस ब्यूरो या इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी होती है वो मिलकर काम करती है कि कौन सा संगठन कैसे काम कर रहा है, आतंकवादी गतिविधियों में तो नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं कर रहा है, इन सब चीज़ों को जो है निगरानी की जाती है। अब यहाँ पर कनाडा ने क्या किया है, यहाँ पर अपील की है कि भाई इसको देखो ये कैसे काम कर रहा है। मामला कब का है, 2025 जून का है। G7 शिखर सम्मेलन जो अल्बर्टा कनाडा में हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी और जो है कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की वार्ता के तुरंत बाद जो है यह मुद्दा उभरा था और हाल फिलहाल में इसको जो है एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। ओके, चलो अब हम बात करते हैं खालिस्तानी संगठनों की गतिविधियां कि आखिरकार ये काम कैसे कैसे करते हैं, किस प्रकार के। तो बीकेआई और आईएसवाईएफ दशकों से भारत में भारत विरोधी हिंसा और जो है अलगाववाद को हवा देते। कई लोग जो है इनको मानते हैं कि शायद ये पंजाब के सपोर्टर हैं या पंजाब के हितों के लिए जो है बात करते हैं, तो नहीं। सबसे ज्यादा अगर इनके द्वारा हिंसात्मक घटनाएं, हमले वगैरह या हत्याएं कराई गई है तो आपको जो है पंजाब में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में प्रवासी सिख समुदायों के बीच यह सक्रिय आपको देखने को मिलता है। 2025 के मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण जोखिम आकलन कनाडा में इन्हें जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अब खतरा बताया जा रहा है।
जैसे स्टार्टिंग में था ना, जब तक यूएसए अमेरिका में जब तक आतंकवादियों ने हमला नहीं किया तब तक जो है ये मानते थे कि आतंकवाद जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, आतंकवादी ही नहीं होते हैं। ये तो भारत की जो है मनगढ़ंत चीज है, सिर्फ भारत ही बोलता है। जब अलग अलग देशों में उन्होंने हमले करना शुरू किए तब उन्होंने एक्सेप्ट किया कि नहीं नहीं होते हैं ये लोग। वैसा ही यहाँ पर है, जब वहाँ की स्थिति खराब होने लगी है तब यहाँ की सरकार एक्सेप्ट कर रही है फाइनली। अब यहाँ पर जो कनाडा का बदला हुआ रुख हमें दिखाई दे रहा है, पहली बार यहाँ की सरकार ने एक्सेप्ट किया है कि ये उग्रवादी है। इसके साथ जो है भारत लंबे समय से प्रयास कर रहा था कि मान लो, मान ही नहीं रहे थे। कनाडा के स्वतंत्र अभिव्यक्ति और हिंसक उग्रवाद के बीच जो है यहाँ पर लाल रेखा खींची। जिसका मतलब ये है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको है, ठीक है, लेकिन उग्रवाद फैलाना, जैसे हमारे यहाँ पर भी आप धरना प्रदर्शन जो भी करना है लेकिन अहिंसात्मक तरीके से, आपको वहां पर जो है व्यवस्था को खराब नहीं करना है, विद्रोह नहीं उत्पन्न कराना है, लोगों को भड़काना नहीं है, भड़काऊ भाषण नहीं देने। आप धरना प्रदर्शन जो भी करना चाहते हैं आराम से बैठकर करिए, ठीक है। भारत की यह बड़ी कूटनीतिक सफलता हम मान सकते हैं कि इतने लंबे प्रयास के बाद फाइनली जो है हमने इस चीज पर विजय प्राप्त कर ली है कि वो देश जो लंबे समय से, जिसको हम मानते थे कि शायद संरक्षण दे रहा है, अब उसने भी एक्सेप्ट कर लिया कि ये खतरनाक है। अब भारत की चिंता और सफलता, तो भारत लंबे समय से पश्चिमी देशों पर आरोप लगाता रहा है कि वे खालिस्तानी समर्थकों को सुरक्षित पनाहगाह, वहां पर पनाह मिल रही थी उन्हें। अब इस जो है इसने जो है खतरा हर जगह उत्पन्न किया था, तो इस सब देशों ने जो है एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। तो जाहिर सी बात है भारत के लिए थोड़ा सा तनाव जो है कम हो जाएगा। साथ में भारत और कनाडा के जो रिश्ते खराब हुए तो वो तनाव भी यहाँ पर हमें कम होता दिखाई देगा। अब फाइव आइज जो गठबंधन है इसकी भूमिका के बारे में बात करते हैं, जहां पर अपील की गई है। वो जो गठबंधन या जो संगठन है वो कैसे काम करता है, तो खुफिया जानकारी साझा करने और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने का काम करता है। इसका उपयोग खालिस्तानी उग्रवादियों की फंडिंग कहाँ से हो रही, उनको पैसे कहाँ से मिल रहे, इसके साथ जो है दुष्प्रचार नेटवर्क और एनजीओ गतिविधियों पर निगरानी करने की जो है यहाँ पर क्या की गई है, अपील की गई है। इससे में शामिल कौन कौन से देश हैं? ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, अमेरिका और कनाडा। ऑस्ट्रेलिया ने इस प्रयास का नेतृत्व करने की जो है तत्परता जताई है कि जो ये चीज आप बोल रहे हो, अपील की गई है, हम चाहते हैं कि इसको हम लीड करेंगे। कौन? ऑस्ट्रेलिया इसको लीड करने वाला है, ठीक है। अब सुरक्षा खुफिया जो है आयाम देखें तो कनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज जो है CSIS जो 2024 की वार्षिक रिपोर्ट में उन्होंने बोला खालिस्तानी गतिविधियां कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन रही हैं। तो अगर हम देखें तो लगभग जो है 2024 से इन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था, यहाँ पर रिपोर्ट प्रकाशित होना शुरू हो गई थी। कूटनीतिक असर इसका क्या पड़ा है, तो हाल के वर्ष में भारत कनाडा के संबंधों में खालिस्तानी मुद्दे की वजह से खटास आ रही थी। कनाडा का यह रुख दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहयोग जो बढ़ा सकता था उसको कम कर रहा था। अब जो है फाइनली चीजें हमें ठीक होती नजर आ रही हैं। अब वैश्विक सुरक्षा पर असर के बारे में बात करते हैं। तो देखो स्टार्टिंग में क्या था, लोगों का मानना था कि शायद जो है भारत को ही प्रभावित कर रहा है, यह भारत से ही उठ कर के आया है, वहीं से निकल के आई हुई विचारधारा है, तो बाकियों को कोई मतलब नहीं था। लेकिन समय जैसे जैसे बीता वैसे आप देखेंगे कि भारत तो इससे कम प्रभावित है, लेकिन विदेशों में जो इसका प्रभाव हमें जो है ज्यादा देखने को मिला। खतरे क्या है? आतंकी फाइनेंसिंग सबसे ज्यादा खतरा यही है, मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला और ड्रग्स से जुड़ा। अब इनको पैसे कहाँ से मिलेंगे? इन्हीं माध्यमों से ये पैसा जो है इकट्ठा करते हैं। डायस्पोरा राजनीति तो क्या है, प्रवासी वोट बैंक और राजनीतिक लॉबिंग इनके माध्यम से की जाती थी। साइबर सुरक्षा का भी मुद्दा था कि सोशल मीडिया पर भारत विरोधी जो है नैरेटिव्स जो है चलाए जा रहे थे कि भारत ये है, भारत वो है, भारत में जो है इस प्रकार के अधिकारों का हनन हो रहा है, इस ग्रुप का जो है इस ग्रुप को उपेक्षित किया जा रहा है। इस प्रकार की चीजें जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है सोशल मीडिया में प्रसारित की जा रही थी इन्हीं के द्वारा। अब नीति स्तर पर उठाए जाने वाले कदम क्या हो सकते हैं ताकि हम चीजों को और बेहतर कर पाए? तो संदिग्ध एनजीओ और फंडिंग चैनलों की जांच। अगर अभी आप नेपाल में हुए जेनजी लोगों ने जो भी वहां पर प्रोटेस्ट किया था उसकी एक भूमिका अगर आप देखेंगे कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो नेपाल में एक एनजीओ है हामी नेपाल करके है, और उसी से चीजें स्टार्ट हुई थी। तो सोचो अगर भारत में या किसी देश में भी कोई खतरनाक या गलत प्रकार का एनजीओ
फंडिंग पा रहा है, उसको सपोर्ट मिल रहा है, तो कल को वो सरकार में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको देखना है कि जो भी संदिग्ध एनजीओज हैं या चैनल्स हैं, उनको फंडिंग कहाँ से और कैसे मिल रही है, खुफिया जानकारी साझा करना है, अलगाववादी जो भी लॉबी है उसको जो है राजनीति से दूर रखना है, फाइव आइज देशों द्वारा डिजिटल स्पेस में प्रोपेगेंडा नेटवर्क ध्वस्त करना, ये सारे काम जो है हमें यहाँ पर करने पड़ेंगे ताकि समस्या को हम सही तरीके से हल कर पाएं। अब अतिरिक्त जानकारी कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। जो भी मैंने फाइव आइज कंट्रीज बताई हैं वो सारी यहाँ पर है, कब कैसे जो है किस प्रकार की चीजों को एड ऑन किया गया है। दूसरी, अब जैसे हमने देखा कि जो खालिस्तानी नेटवर्क है वो 1947 के बाद जो है विभाजन के बाद जो है देखने को मिलता है, और 1984 जो है ब्लू स्टार जो ऑपरेशन किया गया तो उसके बाद चीजें और भी खराब हो गई थी। लेकिन फाइव आइज जो है ये कब बना है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका यूके खुफिया सहयोग से इसकी शुरुआत हुई। तो स्टार्टिंग में दो ही कंट्रीज थी, बाद में कनाडा 1948 में, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 1956 में जो है इसमें सम्मिलित हो गए। उद्देश्य क्या था, सिग्नल्स इंटेलिजेंस, ठीक है, इसका मतलब है सारी खुफिया जानकारी साझा करना, निगरानी करना, इसके लिए बताया गया ताकि कहाँ पर किस प्रकार की चीजें हो रही हैं। मान लो जो है कोई ऐसा ग्रुप है जो कि प्लानिंग कर रहा है कि आने वाले समय में यूके में हम क्या करेंगे, बम ब्लास्ट कर देंगे, फंडिंग इकट्ठा कर रहे हैं। फिलहाल तो अभी जो है इस प्रकार की न्यूज़ चल रही है, जिसने जो है पूरी दुनिया को जो है बंदी बना रखा था, पूरी दुनिया पर शासन कर रहे थे जो ब्रिटिशर्स, आज वो खुद अपने ही देश में आज़ादी की मांग कर रहे हैं। विशेषता देखें तो नाटो से अधिक गुप्त और विश्वसनीय खुफिया मंच, नाटो के बारे में हमें पता है भाई, उनका एक ही सीधा क्लियर फंडा है, हमारे किसी भी मेंबर पर आपने हमला किया तो हम पर हमला है और हम सब मिलकर तुम पे हमला करेंगे, ये उनका पहले से ही चलता है। विदेशों में खालिस्तानी नेटवर्क के बारे में बात करते हैं तो कनाडा सबसे बड़ा नेटवर्क यहीं पर है। ब्रिटेन 1980 से 1980 से लेकर के 1990 से सक्रिय प्रदर्शन है और फंडिंग भी यहाँ पर हो रही है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करते हैं तो हाल के वर्षों में मंदिरों पर हमले, भारतीय राजनयिकों को धमकियां दी गई हैं। सोशल मीडिया पर देखें कहाँ पर है, तो ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स का ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल करने की अनुमति सबको है। अब धन उगाही तो हमने देखा है, एनजीओस के माध्यम से फंडिंग लेते हैं, ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, जिसके माध्यम से इनको पैसा मिल जाता है। धार्मिक सांस्कृतिक आयोजनों के जरिए भी ये चंदा इकट्ठा करते हैं। अब उस पर हम मना नहीं कर सकते हैं कि ये आयोजन मत करो, सबको आज़ादी है अपने धर्म को प्रमोट करने की, ये चीज़ों को करने की। अंतर्राष्ट्रीय कानून और सहयोग के बारे में बात करते हैं तो यूएनएससी रेजोल्यूशन 1373 2001 में, ठीक है, आतंकवादी फंडिंग रोकने का दायित्व है FATF, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग और जो है टेरर फाइनेंसिंग की निगरानी करता है। इंटरपोल नोटिस जो है, जो रेड नोटिस वगैरह जारी करता है, तो वांछित जो है खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ जो है आतंकियों पर रेड कॉर्नर नोटिस वगैरह भी जारी किए गए थे। अब भविष्य की चुनौतियां क्या हो सकती हैं, चलो ठीक है, उसने एक्सेप्ट कर लिया, 5 जो है फाइव आइज जो है काम भी कर रहे हैं, लेकिन इसको कैसे टैकल करेंगे, तो पश्चिमी देशों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा का संतुलन उन्हें करना पड़ेगा। बात यह है कि डेवलप्ड कंट्रीज में आपको व्यक्तिगत अधिकार बहुत दिए जाते हैं, जिसकी वजह से जो है कोई भी किसी प्रकार की भी अभिव्यक्ति कर रहा है तो उनको देखना पड़ेगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा तो नहीं है। साथ में भारतीय प्रवासी समुदाय की छवि को अलगाववादी तत्वों से बचाना। कई बार ऐसा होता है कि कोई नॉर्मल पर्सन जो है पंजाब से कहीं से भी गया है, उसको भी लोग जो है उसी नज़रिए से देखते हैं, तो बेचारे जो है बिना बात के जो परेशान हो रहे हैं उनको भी हमें बचाना है। डिजिटल युग में ट्रांसनेशनल टेररिज्म से निपटने की रणनीति हमें बनानी होगी। भारत के लिए यह केवल कूटनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि आंतरिक सुरक्षा और विदेशी नीति का संगम भी है, क्योंकि इसके माध्यम से हमें एक पूरा एरिया है उसको भी शांत रखना है। जिन विदेशों या जिन देशों में इस प्रकार के ग्रुप्स बन रहे हैं जो कि भारत विरोधी एजेंडे को लेकर चल रहे हैं, हमें उन देशों से बातचीत करके कूटनीति के माध्यम से ये बताना है कि ये ग्रुप जो है आतंकवादी हैं, अलगाववादी हैं, जो हिंसात्मक घटनाओं को जो है अंजाम देते हैं, हमारे यहाँ पर दे रहे हैं, कल आपके यहाँ पर देंगे। तो कूटनीतिक तरीके से हमें अपनी विदेशी नीति को बेहतर करना होगा। जैसे
स्टार्टिंग में हमने कनाडा से बात करके जो है चीज़ों को सॉर्ट करने का प्रयास किया, लेकिन रिश्ते खराब हो गए। तो ऐसा कल को कहीं और ना हो, इस चीज़ का भी हमें यहाँ पर जो है ध्यान रखना होगा। अब एक प्रश्न हमारा है, कनाडा में पहली बार आधिकारिक रूप से किन संगठनों को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इसने खतरा माना है? पहला है सिख फॉर जस्टिस और जो है दल खालसा। दूसरा है बब्बर खालसा इंटरनेशनल और इंटरनेशनल सिख युद्ध फेडरेशन, ठीक है। वर्ल्ड पंजाबी कांग्रेस और जो है AISSF खालिस्तानी टाइगर फोर्स और POK सिख कमेटी। तो सही आंसर जो है आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।